अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। इसको समझते हैं क्योंकि ये हमारे डेली वेदर पैटर्न को समझने में मदद करती है। फर्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है जो एयर का एक कॉलम अपने ऊपर के एरिया पर एग्जर्ट करता है। मतलब जितना ज्यादा हवा एक जगह पर होती है उतना ज्यादा प्रेशर होती है। वेरिएशन विथ हाइट, जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। 1 मिलीबार प्रेशर 10 मीटर हाइट बढ़ने पर कम हो जाता है। विंड एंड एयर करंट। विंड एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है जो हवा को हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया तक ले जाती है। यह मूवमेंट ग्राउंड के सरफेस पर होती है। एयर करंट वर्टिकल मूवमेंट होती है, मतलब हवा नीचे से ऊपर से नीचे जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर को देखते हैं। एयर प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं होता, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली वेरी करता है। लोअर लेयर में हवा ज्यादा डेंस होती है, इसलिए प्रेशर भी ज्यादा होता है। अपर लेयर में हवा कम डेंस होती है, इसलिए प्रेशर भी कम होता है। वर्टिकल वेरिएशन ऑफ एयर प्रेशर। प्रेशर डिक्रीज विथ अल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते हैं प्रेशर कम होता है, लेकिन ये रेट हर जगह सेम नहीं होता क्योंकि एयर डेंसिटी में वेरिएशन होता है। प्रेशर ग्रेडियंट। वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट से ज्यादा होता है। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है कि प्रेशर डिफरेंस कितना ज्यादा है दो पॉइंट के बीच में। अब वेदर इंडिकेटर्स। राइजिंग प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वेदर स्टेबल होगा, मतलब क्लियर स्काई और सनी वेदर। फॉलिंग प्रेशर। अगर प्रेशर गिर रहा है तो वेदर अनस्टेबल होगा, जिसमें क्लाउड बनेगा और रेन भी हो सकती है। अब हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ एयर प्रेशर को देखते हैं। आइसोबार। आइसोबार वो लाइन होती है जो पॉइंट को कनेक्ट करती है जहां प्रेशर सेम होती है। क्लोज आइसोबार। अगर आइसोबार क्लोज है तो प्रेशर ग्रेडियंट स्टीप होगा, मतलब हवा का मूवमेंट ज्यादा होगा। फार आइसोबार। अगर आइसोबार फार है तो प्रेशर ग्रेडियंट फ्लैट होगा, मतलब हवा का मूवमेंट कम होगा। अब बात करते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन एयर प्रेशर। फर्स्ट, टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हवा ऊपर उठती है और प्रेशर कम होता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो हवा नीचे आती है और प्रेशर बढ़ता है। अर्थ रोटेशन। इक्वेटर पर हवा ऊपर उठती है, इसलिए यहाँ लो प्रेशर होता है। ट्रॉपिक्स में हवा नीचे गिरती है, इसलिए यहाँ हाई प्रेशर होता है। वाटर वेपर। हवा में ज्यादा वाटर वेपर होने पर हवा का प्रेशर कम होता है, क्योंकि वाटर वेपर लाइटर होता है और कंपेयर टू ड्राई एयर। अब बात करते हैं फोर्सेस अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस के बारे में बात करेंगे जो हवा की स्पीड और डायरेक्शन को कंट्रोल करती है। ये फोर्सेस कैसे काम करती है, चलिए समझते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स वो फोर्स है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ हवा को खींचती है। जब आइसोबार यानी कि लाइन जो सेम प्रेशर को कनेक्ट करती है क्लोज होती है तो प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होता है और हवा की स्पीड भी ज्यादा होती है। क्लोज आइसोबार का मतलब है स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब स्ट्रॉन्ग विंड। मतलब जब प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होता है तो हवा की स्पीड भी बढ़ जाती है। फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स अर्थ के सरफेस की इरेगुलरिटीज जैसे माउंटेन वैली, फॉरेस्ट एक्सेट्रा की वजह से हवा की स्पीड को स्लो करती है। ये फोर्सेस सरफेस के पास ज्यादा होती है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये कम हो जाता है। ये फोर्स 1 से 3 किलोमीटर की हाइट तक इफेक्ट करती है। ओवर द सी या फ्लैट एरिया में फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए हवा ज्यादा तेजी से चलती है। कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है, इसलिए हवा का डायरेक्शन चेंज होता है। कोरियोलिस फोर्स हवा को राइट की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और लेफ्ट की तरफ साउदर्न हेमिस्फेयर में डिफ्लेक्ट करती है। ये फोर्सेस
विंड वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। अब कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम पोल्स पर होते हैं और इक्वेटर पर जीरो होता है। साइक्लोन्स इक्वेटर के पास नहीं बनते क्योंकि यहाँ कोरियोलिस फोर्स नहीं होता। बे बेलेट लॉ कहता है कि अगर आप एक मूविंग विंड के डायरेक्शन में खड़े हो तो लो प्रेशर लेफ्ट साइड में होगा और हाई प्रेशर राइट साइड में होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये। अब इंटरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेस को देखते हैं। जैसे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हवा को एक डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है। कोरियोलिस फोर्स हवा के डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करती है, जो विंड की डायरेक्शंस को टर्न करने में मदद करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स हवा की स्पीड को स्लो करती है, स्पेशली सरफेस के पास। अब बात करते हैं जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। हवा का मूवमेंट कैसे होता है और ये हमारे क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इसके लिए हम प्लेनेटरी विंड और ओशियन करंट को देखते हैं, क्योंकि दोनों मिलकर अर्थ के वेदर को कंट्रोल करते हैं। प्लेनेटरी विंड का पैटर्न को देखते हैं। लेटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग। अर्थ पर डिफरेंट लेटिट्यूड पे हीटिंग अलग होती है, जिसके वजह से हवा का मूवमेंट अलग होता है। इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट। हवा का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, जिससे प्रेशर बेल्ट बनती है। माइग्रेशन ऑफ बेल्ट। ये प्रेशर बेल्ट सन के एपरेंट मूवमेंट के साथ मूव करती है, मतलब सन के पोजीशन के साथ ये बेल्ट मूव करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिनेंट्स एंड ओशियन। लैंड और ओशियन का डिस्ट्रीब्यूशन भी हवा के मूवमेंट को इफेक्ट करती है। अर्थ रोटेशन। अर्थ की रोटेशन की वजह से हवा का डायरेक्शन भी डिफ्लेक्ट होता है। अब ग्लोबल प्रेशर बेल्ट को देखते हैं। अर्थ पर एयर प्रेशर हॉरिजॉन्टली डिफरेंट लेटिट्यूड पे हाई या लो होता है। इन प्रेशर बेल्ट को समझना जरूरी है। फर्स्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये बेल्ट इक्वेटर के आसपास होती है, जो 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक एक्सटेंड करती है। डोलड्रम। इस बेल्ट में डोलड्रम्स होता है, जहां सरफेस विंड काफी कम होती है या फिर बिल्कुल एब्सेंट होती है। ये काल्म जोन है। थर्मल इफेक्ट की बात करें तो ये लो प्रेशर बेल्ट थर्मली इंड्यूस होता है क्योंकि यहाँ अर्थ का मैक्सिमम हीटिंग होता है, जिसके वजह से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और लो प्रेशर क्रिएट करती है। वर्टिकल विंड्स कन्वेक्शन। इस रीजन में हवा ऊपर उठती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल विंड नहीं होते। ये कन्वेंशन हवा को मॉइस्चर कैरी करने में मदद करती है, जिससे कुमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं और थंडर स्टॉर्म या कन्वेंशनल रेनफॉल होती है। कन्वर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड। ये बेल्ट ट्रेड विंड का कन्वर्जेंस जोन भी है। ये विंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आती है और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के एरिया में मिलती है। अब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ को देखते हैं। ITCZ को थर्मल इक्वेटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये रीजन मैक्सिमम सोलर हीटिंग रिसीव करती है। ये जोन लो प्रेशर का होता है, जहां हवा कन्वर्ज करती है और अपवर्ड मूवमेंट होती है। विंड मूवमेंट। ट्रेड विंड दोनों हेमिस्फेयर से कन्वर्ज करके इक्वेटोरियल लो प्रेशर में आती है। ये हवा ऊपर उठकर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर लिमिट 14 किलोमीटर तक पहुंचती है और फिर पोलवार्ड ट्रेवल करती है। ITCZ की पोजीशन सन के एपरेंट मूवमेंट के साथ शिफ्ट होती रहती है। जब सन नॉर्थ या साउथ जाता है तो ये बेल्ट भी उसके साथ मूव करती है। ITCZ में जीरो कोरियोलिस फोर्स होती है, इसलिए साइक्लोन इक्वेटर के पास नहीं बनते। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। डोलड्रम्स। ये इक्वेटर के आसपास का काल्म जोन है, जहां हवा बिल्कुल नहीं चलती। ये लो प्रेशर एरिया होती है। थर्मल इक्वेटर। ये ITCZ का दूसरा नाम है, क्योंकि ये रीजन मैक्सिमम सोलर हीटिंग रिसीव करती है। ट्रेड विंड। ये विंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ट्रेवल करते हैं।
सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये बेल्ट 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के बीच होती है। ये बेल्ट डायनेमिकली इंड्यूस होती है क्योंकि ये अर्थ की रोटेशन की वजह से बनती है। जब इक्वेटर से उठी हुई हवा पोल्स की तरफ जाती है तो अर्थ की रोटेशन की वजह से वो हवा डिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर ये हवा कूल होकर डेंस हो जाती है और ट्रॉपिक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में नीचे गिर जाती है। ये लेटीट्यूड हॉर्स लेटीट्यूड, ये लेटीट्यूड को हॉर्स लेटीट्यूड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे काल्म वेदर और वीक विंड होते हैं। यहाँ पर हवा डाइवर्ज करती है, मतलब हवा दो अलग डायरेक्शन में फैलती है। डेजर्ट, इस बेल्ट के आसपास सबसे ज्यादा डेजर्ट होता है। ये रीजन वार्म और ड्राई होता है और ये हवा के सबसिस्टेंस यानी कि नीचे गिरने की वजह से होता है। इसके साथ ही कोल्ड ओशियन करेंट्स भी यहाँ के डेजर्ट को एरिड बना देता है, जैसे कि सहारा डेजर्ट और एंटाकामा डेजर्ट। विंड डायरेक्शन, इस बेल्ट से हवा इक्वेटर की तरफ भी जाती है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड साउदर्न हेमिस्फेयर में यहाँ से निकलती है, जो रेनफॉल को ईस्ट कोस्ट पर ले जाती है और एरिडिटी को वेस्ट कोस्ट पर बढ़ाते हैं। वेस्टर्लीज, इस बेल्ट से हवा टेम्परेचर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ बढ़ भी जाती है। साउथ वेस्टर्लीज यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और नॉर्थ वेस्टर्लीज साउदर्न हेमिस्फेयर में ये विंड होते हैं जो वार्म इक्वेटोरियल वाटर को वेस्टर्न कोस्ट पर ले जाते हैं, जैसे कि वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट में है। अब बात करते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये बेल्ट 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के बीच होती है। ये बेल्ट भी डायनेमिकली इंड्यूस होती है क्योंकि ये अर्थ की रोटेशन की वजह से बनती है। यहाँ पर विंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से कन्वर्ज करती है। जब ये विंड मिलती है तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म और लो प्रेशर कंडीशन बनाती है। पोलर फ्रंट, ये जोन को पोलर फ्रंट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पोलर विंड और सब ट्रॉपिकल विंड मिलती है, जिससे वेदर इंस्टेबिलिटी होती है। अब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ये बेल्ट 80 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के बीच होती है, यानी पोल्स के आसपास। ये बेल्ट थर्मली इंड्यूस होती है क्योंकि पोलर रीजन में सन रेज हमेशा स्लांटिंग होती है, जिसके वजह से टेम्परेचर काफी लो होता है। सन रेज के स्लांटिंग होने की वजह से टेम्परेचर काफी लो होता है और हवा कंप्रेस होकर डेंस हो जाती है। इस वजह से यहाँ हाई प्रेशर होता है। ये हाई प्रेशर विंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ब्लो करती है, जो वेदर सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स के। हॉर्स लेटीट्यूड, ये रीजन 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ के बीच होता है, जहां काल्म वेदर और वीक विंड होता है। इसे हॉर्स लेटीट्यूड कहा जाता है। सबसिस्टेंस, हवा का नीचे गिरना जो हाई प्रेशर एरिया में होता है। वेस्टर्लीज, ये विंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से टेम्परेचर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ब्लो करती है। पोलर फ्रंट, ये रीजन जहां पोलर विंड और सब ट्रॉपिकल विंड मिलते हैं और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म का सोर्स बनता है। अब बात करते हैं प्रेशर सेल की। समझना होगा कि हवा किस तरह से सर्कुलेट करती है और किस वजह से अलग अलग प्रेशर जोन बनते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में 3 मेन विंड सेल होते हैं हर हेमिस्फेयर में, जिसे हम हार्डी सेल, फेरल सेल और पोलर सेल कहते हैं। इन सेल का काम है हवा को मूव करना और ये अर्थ के वेदर और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। चलिए इन सेल को समझते हैं। फर्स्ट, हार्डी सेल। ये सेल इक्वेटर के आसपास होती है, जो ITCZ यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के एरिया में होता है। प्रोसेस को देखते हैं। वार्म एयर जो ITCZ में राइज करती है, लो प्रेशर जोन क्रिएट करती है। ट्रेड विंड्स इस लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है और कन्वर्ज होती है।
जब ये हवा कन्वर्ज होती है तो ये राइज करती है और पोल की तरफ मूव करती है। ये प्रोसेस हवा को पोल तक ले जाते हैं। जब ये हवा 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड तक पहुंचती है तो ये कूल हो जाती है और सिंक करती है, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट करती है। ये हवा वापस इक्वेटर की तरफ ईस्टर्लीज के रूप में फ्लो करती है। अब देखते हैं फेरल सेल। ये सेल 30 डिग्री और 60 डिग्री लेटीट्यूड के बीच होती है। प्रोसेस। फेरल सेल का सर्कुलेशन सब ट्रॉपिकल हाई और सब पोलर लो के बीच होता है। सिंकिंग एयर जो सब ट्रॉपिकल हाई से नीचे गिरती है वो राइज करती है सब पोलर लो के पास, जहां पर हवा वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। फेरल सेल को एनर्जी हार्डी सेल और पोलर सेल से मिलती है। ये दोनों सेल अपनी हवा को फेरल सेल की तरफ पुल करते हैं, जिसे फेरल सेल का मूवमेंट होता है। अब पोलर सेल। ये सेल पोलर रीजन के आसपास होती है, यानी 60 डिग्री लेटीट्यूड के बाद। कोल्ड डेंस एयर जो पोल्स के पास होती है वो नीचे सबसाइड करती है और मिडल लेटीट्यूड की तरफ मूव करती है। ये हवा पोलर ईस्टर्लीज के नाम से जाना जाता है। जब ये हवा 60 डिग्री लेटीट्यूड के आसपास पहुंचती है तो ये राइज करती है और ट्रोपोस्फेयर तक पहुंचती है। जब ये हवा पोलर रीजन तक पहुंचती है तो ये कूल होकर डेंस हो जाती है और सिंक कर जाती है, जो कोल्ड, ड्राई और हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। सरफेस लेवल पर ये हवा वापस 60 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री लेटीट्यूड की तरफ मूव करती है, जहां पे पोलर ईस्टर्लीज हवा को रिप्लेस करते हैं। अब बात करते हैं जियोस्ट्रोफिक विंड एंड जेट स्ट्रीम। जियोस्ट्रोपिक विंड और जेट स्ट्रीम काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर लेयर्स में होते हैं। इन दोनों का अपना एक स्पेशल रोल है जो वेदर और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। चलिए इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फर्स्ट, जियोस्ट्रोफिक विंड। ये विंड अपर एटमॉस्फेयर में होती है, लगभग 2 to 3 किलोमीटर अपर सरफेस से। इसके फीचर्स को देखते हैं। जियोस्ट्रोफिक विंड वो विंड है जो सरफेस फ्रिक्शन से फ्री होती है, मतलब ये विंड सरफेस के इफेक्ट से नहीं अफेक्टेड होती है और ये सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स से कंट्रोल होती है। ये विंड पैरेलल टू आइसोबार फ्लो करती है। इसका मतलब है कि ये आइसोबार के साथ स्ट्रेट लाइन में चलती है, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये फोर्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा को मूव करने के लिए फोर्स करती है। कोरियोलिस फोर्स, अर्थ की रोटेशन की वजह से ये फोर्स हवा को डिफ्लेक्ट करती है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये फोर्स हवा को राइट की तरफ और साउदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है। जियोस्ट्रोफिक विंड का मोशन स्ट्रेट और पैरेलल होता है, इसलिए ये साइक्लोनिक या एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी क्रिएट कर सकती है। इसके इंपॉर्टेंट को देखते हैं। जियोस्ट्रोफिक विंड ये एक्सप्लेन करते हैं कि इक्वेटर से उठी हवा डायरेक्टली पोल्स की तरफ क्यों नहीं जाती, बल्कि ये सब ट्रॉपिक्स में डेस्केंट होती है। इसका रीजन ये है कि कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट का बैलेंस हवा को स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करने नहीं देती। अब ग्रेडियंट विंड। ग्रेडियंट विंड्स वो विंड है जो कर्व पाथ में चलती है, यानी जियोस्ट्रोफिक विंड का एक्सटेंशन है। ये विंड कर्व आइसोबार के साथ मूव करती है। जियोस्ट्रोफिक विंड स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, लेकिन ग्रेडियंट विंड कर्व पाथ में मूव करती है। ये विंड हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया के बीच में कर्वेचर के साथ फ्लो करती है। अब जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम हाई स्पीड नैरो और मेएंडरिंग विंड होती है जो अपर एटमॉस्फेयर में चलती है और इनकी स्पीड 400 to 500 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं।
ये विंड वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चलती है दोनों हेमिस्फेयर में। सीजनल शिफ्टिंग जेट स्ट्रीम की पोजीशन हर सीजन में शिफ्ट करती है। समर में ये पोल्स की तरफ शिफ्ट होती है और विंटर में ये इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होती है। फॉर्मेशन की बात करें तो जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन टेम्परेचर डिफरेंसेस के वजह से होता है। जब टेम्परेचर डिफरेंसेस ज्यादा होती है तो विंड स्पीड भी ज्यादा हो जाती है। कोरियोलिस फोर्स और लो फ्रिक्शन के इफेक्ट भी जेट स्ट्रीम के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इसके इम्पोर्टेंट को देखते हैं। जेट स्ट्रीम काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेदर पैटर्न में। जब जेट स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूट होती है तो वेदर और प्रेसिपिटेशन पैटर्न में चेंजेस आ सकते हैं। ये एग्रीकल्चरल एरिया को भी इफेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वेदर डिस्टरबेंस क्रॉप को डैमेज कर सकती है। अब बात करते हैं जेट स्ट्रीम को डिटेल में। टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम को परमानेंट और टेम्पोररी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। चलिए समझते हैं। परमानेंट जेट स्ट्रीम, ये जेट स्ट्रीम ईयर राउंड फ्लो करती है और ग्लोबल सर्कुलेशन पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती है। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जैसे पोलर जेट स्ट्रीम, मिड लेटीट्यूड। ये जेट स्ट्रीम पोलर और फेरल सेल के बीच फ्लो करती है जो मिड और हायर लेटीट्यूड में होती है। ये कंसिस्टेंट फ्लो करती है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी सीजनल चेंजेस के साथ वेरी करती है। विंटर में ये ज्यादा स्ट्रांग होती है जबकि समर में थोड़ा वीक होती है। ये जेट स्ट्रीम मिड लेटीट्यूड वेदर को इफेक्ट करती है जैसे कि प्रेसिपिटेशन और साइक्लोन। अब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये जेट स्ट्रीम हार्डी और फेरल सेल के बीच फ्लो करती है। इसकी फीचर्स को देखते हैं। ये जेट स्ट्रीम साउदर्न हेमिस्फेयर में कंटिन्यूअस होती है लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये इंटरमिटेंट होती है, सिर्फ समर के दौरान। विंटर में ये दोनों हेमिस्फेयर में कंटिन्यूअस होती है। ये जेट स्ट्रीम इंडियन मानसून को इन्फ्लुएंस करती है जो साउथ एशिया में रेनफॉल पैटर्न को इफेक्ट करती है। अब पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, ये जेट स्ट्रीम फेरल और पोलर सेल के बीच फ्लो करती है। इसके फीचर्स को देखते हैं। ये जेट स्ट्रीम मोर वेरिएबल पोजीशन के साथ फ्लो करती है और स्ट्रॉन्गर और मोर रेगुलर होती है विंटर में। ये जेट स्ट्रीम मिड लेटीट्यूड वेदर को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है जैसे साइक्लोन और प्रेसिपिटेशन। अब सेकेंड, टेम्पोररी जेट स्ट्रीम, ये जेट स्ट्रीम सीजनल होती है और ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जैसे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये जेट स्ट्रीम 5 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्थ के बीच डोमिनेंट होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और समर के दौरान सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। ये जेट स्ट्रीम साउथ एशिया मानसून को इन्फ्लुएंस करती है और मानसून विंड को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करती है। ये जेट स्ट्रीम मानसून वनसेट और प्रोग्रेशन को कंट्रोल करती है जो साउथ एशिया के रेनफॉल पैटर्न को इफेक्ट करती है। अब सोमाली जेट स्ट्रीम, ये जेट स्ट्रीम नॉर्दर्न मेडागास्कर और सोमाली के कोस्ट के ऊपर समर के दौरान होती है। ये जेट स्ट्रीम जून टू अगस्त के बीच इंटेंसिफाई होती है। ये क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो क्रिएट करती है जो साउदर्न इंडियन ओशियन से अरेबियन सी तक होती है। ये साउथ एशिया मानसून को इन्फ्लुएंस करती है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ जेट स्ट्रीम को देखते हैं। जेट स्ट्रीम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेदर सिस्टम, एयर मास मूवमेंट और स्ट्रॉन्ग ट्रैक को कंट्रोल करती है। इनकी स्ट्रेंथ और पोजीशन काफी इन्फ्लुएंस करती है। फर्स्ट, मिड लेटीट्यूड वेदर, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम की स्ट्रेंथ मिड लेटीट्यूड वेदर को इफेक्ट करती है जैसे प्रेसिपिटेशन और साइक्लोन। मॉनसून ऑनसेट, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मॉनसून के ऑनसेट और प्रोग्रेशन को इन्फ्लुएंस करती है। स्टॉर्म ट्रैक्स, जेट स्ट्रीम की पोजीशन और इंटेंसिटी से स्टॉर्म ट्रैक्स डिसाइड होती है जो ग्लोबल वेदर पैटर्न को इफेक्ट करती है। अब बात करते हैं
क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स। एटमॉस्फेयर में जो विंड है उनकी मूवमेंट को हम जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये विंड ना सिर्फ वेदर को इन्फ्लुएंस करती है बल्कि ओशियन वाटर सर्कुलेशन को भी सेट इन मोशन करती है, जो अर्थ क्लाइमेट को शेप करती है। विंड को समझने के लिए हम उन्हें प्लेनेटरी विंड के नाम से क्लासिफाई करते हैं। इन विंड का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होता है थ्रू आउट द ईयर। फर्स्ट, प्लेनेटरी विंड। प्लेनेटरी विंड को तीन मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट, ट्रेड विंड, जिसे ईस्टर्लीज भी कहते हैं। ये विंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ फ्लो करती है। कोरियोलिस इफेक्ट को देखते हैं। इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ट्रेड विंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। इन्हें नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं। साउदर्न हेमिस्फेयर में ये विंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है और इन्हें साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ये विंड ईस्ट से वेस्ट की तरफ ब्लो करती है, इसलिए इन्हें ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज भी कहा जाता है। ये स्टेडी और रिएबल विंड होती है जो इक्वेटर के पास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लो प्रेशर को मेंटेन करती है। इसकी इम्पैक्ट की बात करें तो ये विंड ट्रॉपिकल रीजन में रेनफॉल को इफेक्ट करती है और मानसून को इन्फ्लुएंस करती है। अब वेस्टर्लीज, ये विंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ फ्लो करती है। कोरियोलिस इफेक्ट को देखते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ये विंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। साउदर्न हेमिस्फेयर में ये विंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये विंड मॉडरेट स्पीड से चलती है, जबकि साउदर्न हेमिस्फेयर में ये विंड स्ट्रॉन्गर होती है और उन्हें रियोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और स्क्रीमिंग 60s के नाम से भी जाना जाता है। साउदर्न हेमिस्फेयर में इनका डायरेक्शन ज्यादा कंसिस्टेंट होता है क्योंकि वहां ज्यादा वाटर बॉडीज हैं और लैंड रेजिस्टेंट कम होते हैं। इसकी इम्पैक्ट की बात करें तो ये विंड मिड लेटीट्यूड रीजन में वेदर सिस्टम को इफेक्ट करती है, जैसे कि साइक्लोन और रेनफॉल पैटर्न। अब बात करते हैं पोलर ईस्टर्लीज। ये विंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ फ्लो करती है। कोरियोलिस इफेक्ट की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये विंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। साउदर्न हेमिस्फेयर में ये विंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ये विंड कोल्ड और ड्राई होती है और पोलर रीजन में हाई प्रेशर एरिया को मेंटेन करती है। इम्पैक्ट की बात करें तो ये विंड पोलर रीजन में कोल्ड एयर को मेंटेन करती है और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट को इन्फ्लुएंस करती है। अब बात करते हैं पीरियोडिक विंड। पीरियोडिक विंड वो विंड होती है जो सीजनल चेंजेस के साथ अपने डायरेक्शन बदलती है। ये विंड टाइम बाउंड होती है और सीजनल चेंजेस के साथ इनका पैटर्न चेंज होता है। मॉनसून विंड इस कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आज हम लैंड और सी ब्रिज और माउंटेन एंड वैली ब्रिज को समझेंगे। फर्स्ट, लैंड एंड सी ब्रिज। लैंड एंड सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट डिफरेंट हीटिंग पर बेस्ड है, यानी लैंड और वाटर का हीट अप होने का रेट अलग होता है। इससे प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है जो विंड को मूव करने पर मजबूर करती है। चलिए समझते हैं ये ब्रिज कैसे काम करती है। डे टाइम पर देखते हैं। लैंड हीट अप फास्टर देन वाटर। दिन के वक्त लैंड ज्यादा जल्दी गर्म होती है जबकि सी थोड़ा ठंडा रहता है। प्रेशर ग्रेडियंट। जब लैंड गर्म होता है तो वहां का एयर लाइट हो जाता है और लो प्रेशर क्रिएट होता है। सी के ऊपर हाई प्रेशर होता है, इससे सी टू लैंड डायरेक्शन में विंड चलती है, जिसे हम सी ब्रिज कहते हैं। नाइट टाइम पे लैंड कूल फास्टर देन सी। रात के वक्त लैंड जल्दी ठंडा होता है और सी ज्यादा गर्म रहता है। प्रेशर ग्रेडियंट।
जब लैंड ठंडा होता है तो हाई प्रेशर क्रिएट होता है और सी के ऊपर लो प्रेशर होता है। इससे लैंड टू सी डायरेक्शन में विंड चलती है, जिसे हम लैंड ब्रिज कहते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब समझते हैं। ये वो ये वो डिफरेंस है जो एयर प्रेशर के बीच होता है। ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा, उतनी ही ज्यादा विंड स्पीड होगी। अब माउंटेन एंड वैली ब्रिज को देखते हैं। माउंटेन और वैली ब्रिज भी डिफरेंशियल हीटिंग पर बेस्ड होती है, लेकिन इस बार ये विंड माउंटेन स्लोप और वैली के बीच के टेम्परेचर डिफरेंस से बनती है। चलिए समझते हैं। डे टाइम पर माउंटेन स्लोप हीट अप। दिन के वक्त माउंटेन स्लोप गर्म हो जाती है और वैली थोड़ा ठंडा रहता है। जब माउंटेन स्लोप गर्म होते हैं तो वहां की एयर लाइट हो जाता है और लो प्रेशर क्रिएट होता है। वैली में हाई प्रेशर होता है। इससे वैली टू माउंटेन डायरेक्शन में विंड चलती है, जिसे हम वैली ब्रिज कहते हैं। नाइट टाइम में रात के वक्त माउंटेन स्लोप जल्दी ठंडा हो जाता है और वैली थोड़ा गर्म रहता है। जब माउंटेन स्लोप ठंडा होता है तो वहां का एयर डेंस हो जाता है और हाई प्रेशर क्रिएट करता है। वैली में लो प्रेशर होता है। इससे माउंटेन टू वैली डायरेक्शन में विंड चलती है, जिसे हम माउंटेन ब्रिज कहते हैं। अब कुछ की टर्म्स को देखते हैं। रेडिएशन कूलिंग, ये वो प्रोसेस है जिसमें लैंड और माउंटेन रात को अपनी हीट लूज करती है, जो टेम्परेचर में ड्रॉप लाती है। अब बात करते हैं लोकल विंड। लोकल विंड वो विंड होती है जो लोकल टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से बनती है। ये विंड स्मॉल एरिया में ही होती है और ट्रोपोस्फियर के लोवेस्ट लेवल तक कॉन्फाइन रहती है। आज हम कोल्ड विंड और वार्म विंड के बारे में समझेंगे। कोल्ड विंड। कोल्ड विंड वो विंड होती है जो कोल्ड रीजन से वार्म एरिया की तरफ मूव करती है। इनकी स्पीड ज्यादा होती है और ये ड्राई भी होती है। कुछ इंपॉर्टेंट कोल्ड विंड को देखते हैं। फर्स्ट, पैम्पेरो। इसका लोकेशन साउदर्न अर्जेंटीना है। डायरेक्शन की बात करें तो वेस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलती है। ये कोल्ड और ड्राई विंड है जो अर्जेंटीना के प्लेन्स में आती है और सडन टेम्परेचर ड्रॉप काउस क्रिएट करती है। बोरा। हंगरी से नॉर्थ इटली तक इसका लोकेशन है। कोल्ड और ड्राई विंड के नेचर के होते हैं। ये विंड हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है और ब्लिजार्ड और स्नो स्टॉर्म लाती है। मिस्ट्रल। राइन वैली से साउदर्न फ्रांस तक इसका लोकेशन है। ये इसका नेचर वेरी कोल्ड और ड्राई हाई स्पीड वाली विंड होती है। ये विंड कोल्ड और ड्राई होती है जो साउदर्न फ्रांस में ब्लिजार्ड और स्नो स्टॉर्म काउज करती है। ब्लिजार्ड, ये हैवी स्नो स्टॉर्म होते हैं जिसमें स्ट्रांग विंड के साथ बहुत ज्यादा स्नो गिरता है। अब बात करते हैं वार्म विंड्स। वार्म विंड्स वो विंड होती है जो वार्म रीजन से कूलर एरिया की तरफ मूव करती है। ये विंड थोड़ी बेनिफिशियल भी होती है, लेकिन कभी कभी हार्मफुल भी हो सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट वार्म विंड्स को देखते हैं। फर्स्ट, लू। नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान के प्लेन में ज्यादातर देखने को मिलता है। हॉट और हार्मफुल विंड्स के नेचर के होते हैं। ये विंड समर के टाइम में होती है जो इंटेंस हीट और ड्राइनेस काउज करती है। ये बहुत हार्मफुल हो सकती है, स्पेशली हीट स्ट्रोक के लिए। अब चिन्नूक। इसका लोकेशन ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकीज यानी कि यूएसए और कनाडा में। इसका नेचर वार्म और बेनिफिशियल विंड होता है। ये विंड रेंचर्स के लिए बेनिफिशियल होती है क्योंकि ये स्नो को मेल्ट कर देती है और ग्रासलैंड को स्नो से क्लियर रखती है, जो एनिमल के ग्रेजिंग के लिए हेल्पफुल होता है। अब सिरोको।
इसकी लोकेशन मेडिटेरियन रीजन सहारा से यूरोप तक। वार्म और humid वार्म और हार्मफुल विंड नेचर के होते हैं। ये विंड सहारा डेजर्ट से आती है और हुरिकेन स्पीड तक पहुंच सकती है। ये डस्टी और ड्राई कंडीशन लाती है और मेडिटेरियन सी में स्टॉर्म काउज करती है। अब फ्योन और फोन, इसकी लोकेशन अल्प्स यानी कि यूरोप में हॉट और बेनिफिशियल विंड के नेचर के होते हैं। ये विंड अल्प्स के लीवार्ड साइड से चलती है जो स्नो को मेल्ट कर देती है और ग्रेप राइपनिंग में मदद करती है। ये एनिमल के ग्रेजिंग के लिए भी हेल्पफुल है। लीवार्ड साइड का मतलब है ये वो साइड होती है जो विंड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यहाँ विंड का इफेक्ट कम होता है। अब बात करते हैं एयर मासेस की। एयर मासेस वो बड़े एयर बॉडीज होते हैं जो अपने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के हिसाब से डिस्टिंक्ट होते हैं। इनमें हॉरिजॉन्टल वेरिएशन कम होता है, मतलब एक ही एरिया के आसपास एयर का टेम्परेचर और मॉइस्चर सेम होता है। सोर्स रीजन, जब एयर किसी होमोजेनस एरिया पर सफिशिएंट टाइम तक रहती है तो वो उस एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को अपना लेती है। इससे वो एयर मास बन जाते हैं। ये सोर्स रीजन है। सोर्स रीजन वो एरिया होते हैं जहां एयर मास को हीट और मॉइस्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। ये एरिया वास्ट ओशियन या प्लेन्स प्लेट्यू हो सकते हैं। मिड लेटिट्यूड्स में मेजर सोर्स रीजन नहीं होते क्योंकि यहाँ साइक्लोनिक डिस्टरबेंस और अदर वेदर सिस्टम डोमिनेट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ एयर मासेस को देखते हैं। एयर मासेस को सोर्सेस रीजन के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। ये कोल्ड या वार्म हो सकते हैं और उनका इफेक्ट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। कोल्ड एयर मासेस, कोल्ड ड्राई लैंड एरिया इसका सोर्स रीजन है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कोल्ड और ड्राई होता है, लो ह्यूमिडिटी होती है। एग्जाम्पल, साइबेरिया का एयर मास वार्म रीजन के लिए कोल्ड होता है। अब वार्म एयर मास सीटी, सोर्स रीजन इसका है हॉट डेजर्ट रीजन जैसे सहारा। कैरेक्टरिस्टिक्स है हॉट और ड्राई होता है, हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी होती है जैसे सहारा का एयर मास पोलर रीजन के लिए वार्म होता है। अब मेरीटाइम पोलर एमपी, सोर्स रीजन इसका कोल्ड ओशियनिक रीजन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि कूल और मॉइस्ट होता है, कूल टू कोल्ड टेम्परेचर और मॉइस्चर होती है जैसे नॉर्थ अटलांटिक से जो एयर मासेस आते हैं वो कूल और मॉइस्ट होते हैं। अब मेरीटाइम ट्रॉपिकल एमटी, वार्म ओशियनिक रीजन इसका सोर्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वार्म और ह्यूमिड होता है, वार्म टेम्परेचर और हायर ह्यूमिडिटी होती है जैसे कैरिबियन सी से जो एयर मासेस आते हैं वो वार्म और ह्यूमिड होते हैं। कंटिनेंटल आर्टिक, इसका सोर्स रीजन पोलर रीजन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई होते हैं। ये बिटरली कोल्ड और ड्राई होता है जैसे आर्टिक रीजन से जो एयर मास आते हैं वो बहुत कोल्ड और ड्राई होते हैं। अब कंटिनेंटल इक्वेटोरियल, सोर्स रीजन डेजर्ट रीजन नियर द इक्वेटर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक्सट्रीमली हॉट और ड्राई होते हैं, स्corching टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी होती है। सहारा डेजर्ट या कलहारी डेजर्ट से जो एयर मासेस आते हैं वो स्corching हॉट और ड्राई होते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं फ्रंट्स की। फ्रंट एक ऐसी बाउंड्री होती है जो दो अलग अलग एयर मासेस के बीच होती है। ये एयर मासेस अपने फिजिकल प्रॉपर्टी में अलग होते हैं जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। जब ये एयर मासेस एक दूसरे से मिलते हैं तो फ्रंट बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट को देखते हैं। फ्रंटोजेनेसिस, जब दो अलग एयर मासेस मिलते हैं तो ये प्रोसेस होता है जिसमें ये फ्रंट बनता है। फ्रंटोलाइसिस,
जब एक एयर मास दूसरे को ओवरटेक करती है तो फ्रंट का डिसिपेटेशन या वीकनिंग होता है। अब कोरियोलिस इफेक्ट को देखते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्रंटोजेनेसिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, साउदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। टाइप्स ऑफ फ्रंट को देखते हैं। स्टेशनरी फ्रंट, जब एयर मासेस एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं करती और वो विंड मोशन फ्रंट के पैरेलल होती है तो उसे स्टेशनरी फ्रंट कहते हैं। इस टाइप के फ्रंट में वेदर ज्यादा एक्टिव नहीं होता लेकिन लाइट प्रेसिपिटेशन हो सकती है। अब कोल्ड फ्रंट, जब एक कोल्ड और ड्राई एयर मास एक वार्म और मॉइस्ट एयर मास को एग्रेसिवली पुश करते हैं। कोल्ड एयर वार्म एयर को पुश करता है और ये फ्रंट ज्यादा स्टीप होता है। जैसे वेदर में कोमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, हैवी रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म और टर्नाडोज कॉमन होते हैं जैसे यूएसए में। अब वार्म फ्रंट, जब वार्म एयर कोल्ड एयर की तरफ मूव करते हैं और ये फ्रंट ग्रेजुअल होता है। वार्म एयर कोल्ड एयर को धीरे धीरे कवर करता है और ये फ्रंट ज्यादा स्टीप नहीं होता। मॉडरेट टू जेंटल प्रेसिपिटेशन होती है इससे। ये प्रेसिपिटेशन काफी लार्ज एरिया तक होती है, क्लाउड ज्यादा स्टेटस होते हैं। अब ओक्लूडेड फ्रंट, जब एक कोल्ड एयर मास एक वार्म एयर मास को पूरी तरह से अंडरपास कर लेता है और उसे लिफ्ट कर देता है। वार्म एयर मास पूरी तरह से लैंड सरफेस से लिफ्ट हो जाता है। ये टाइप का फ्रंट जनरली टेम्परेट साइक्लोन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। अब फ्रंट्स एंड टेम्परेट साइक्लोन को देखते हैं। फ्रंट का फॉर्मेशन मिड लेटीट्यूड में टेम्परेट साइक्लोन का रीजन होता है। यह साइक्लोन कोल्ड और वार्म एयर मासेस के इंटरेक्शन से बनता है, जिसमें फ्रंट की इंपॉर्टेंट रोल होती है। अब बात करते हैं साइक्लोन। साइक्लोन एक ऐसी लार्ज स्केल मास होता है जो एक स्ट्रांग लो प्रेशर सिस्टम के अराउंड घूमता है। इसका मतलब है ये एक ऐसा सिस्टम का हिस्सा होता है जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है और ये हवा का रोटेशन क्रिएट करता है। साइक्लोन की क्लासिफिकेशन को देखते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये साइक्लोन्स ट्रॉपिकल रीजन में बनते हैं जैसे कि इंडियन ओशियन या कैरिबियन सी। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये साइक्लोन मिड लेटीट्यूड या हाई एल्टीट्यूड में बनते हैं जहां पोलर और ट्रॉपिकल एयर मासेस मिलते हैं। इन्हें टेम्परेट साइक्लोन भी कहा जाता है। अब साइक्लोनिक वर्सेस एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन को देखते हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन, लो प्रेशर सिस्टम के अराउंड हवा का रोटेशन होता है जिसमें हवा सेंटर की तरफ मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, हवा प्रेशर सिस्टम के अराउंड हवा का रोटेशन होता है जिसमें हवा सेंटर से बाहर मूव करती है, क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब टेम्परेट साइक्लोन, जिसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये साइक्लोन मिड लेटीट्यूड यानी कि 40 डिग्री टू 65 डिग्री लेटीट्यूड के बीच बनते हैं जहां वार्म और कोल्ड एयर मास मिलते हैं। ये साइक्लोन ज्यादातर विंटर, लेट ऑटम और स्प्रिंग के दौरान बनते हैं। ये साइक्लोन काफी बड़े होते हैं और वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में मूव करते हैं। ये साइक्लोन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। अब फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ टेम्परेट साइक्लोन को देखते हैं। प्रेशर ड्रॉप, पोलर फ्रंट के अलोंग प्रेशर ड्रॉप होता है जो एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन सर्कुलेशन को इनिशिएट करता है। एयर मूवमेंट, वार्म एयर जो कि साउथ से चलती है नॉर्थवार्ड मूव करती है, कोल्ड एयर साउथवार्ड मूव करती है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यह मूवमेंट एक वेल डेवलप्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनाता है जिसमें वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट होते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन, जब कोल्ड एयर वार्म एयर को नीचे से पुश करती है तो क्लाउड फॉर्मेशन होती है और प्रेसिपिटेशन भी होता है।
स्पेशली वार्म फ्रंट्स के अहेड। ऑक्लूजन, जब कोल्ड फ्रंट वार्म एयर को पूरी तरह से पुश कर लेता है तो ऑक्लूजन होती है और साइक्लोन डिसिपेट हो जाते हैं। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को देखते हैं। ये टेम्परेट साइक्लोन के रिमेनेंट होते हैं जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में विंटर के दौरान होते हैं। इसकी इफेक्ट्स की बात करें तो इन डिस्टर्बेंसेस से रेनफॉल होती है और क्लाउड कवर भी इंक्रीज होता है, जो इंडियन एग्रीकल्चर और वेदर पैटर्न को अफेक्ट करती है। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन को। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर सेंटर होता है जो ओशियन के ऊपर ट्रॉपिकल एरिया में बनते हैं। जब ये कोस्टल एरिया के पास पहुंचते हैं तो इनकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, जैसे कि वायलेंट विंड, हैवी रेनफॉल और स्ट्रॉन्ग सर्ज। आइए इसके की फीचर्स को देखते हैं। ये साइक्लोन ओशियन के ऊपर ट्रॉपिकल रीजन में बनते हैं। इनका साइज 80 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच होता है, जो काफी कॉम्पैक्ट होता है। साइक्लोन के सेंटर में एक काल्म एरिया होता है जिसे आई कहते हैं। इस एरिया में हवा का प्रेशर सबसे कम होता है और टेम्परेचर सबसे ज्यादा वार्म होता है। आई के अंदर हवा नीचे की तरफ डेसेंट करती है और वहां का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो सकता है, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। आई के आसपास कुछ वाटरफॉल होता है जहां हवा सबसे तेज चलती है और यहाँ पर टोरेंशियल रेन भी होती है। लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, जब मॉइस्ट एयर ओशियन से ऊपर उठती है तो उसके कंडेंसेशन से लेटेंट हीट रिलीज होती है जो साइक्लोन को ड्राइव करती है। ये हीट साइक्लोनिक सिस्टम को एनर्जी देती है और साइक्लोन को स्ट्रांग बनाती है। अब साइक्लोन की मूवमेंट और डिसिपेशन को देखते हैं। मूवमेंट, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पैराबोलिक पाथ में मूव करते हैं जो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में होता है, ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में। डिसिपेशन, जब ये लैंड पर आते हैं तो ये साइक्लोन्स डिसिपेट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लेटेंट हीट और मॉइस्चर सप्लाई नहीं मिल पाती जो ओशियन से मिलती है। अब बात करते हैं साइक्लोन के अलग अलग नाम्स। साइक्लोन इंडियन ओशियन में साइक्लोन कहा जाता है, अटलांटिक ओशियन के लिए हुरिकेन्स, वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी के लिए टाइफून्स, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए विली विलीज। अब फेवरेबल कंडीशन फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन को देखते हैं। सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होनी चाहिए। कोरियोलिस फोर्स, ये फोर्स साइक्लोन की रोटेशन में मदद करता है जो ट्रॉपिकल लेटीट्यूड में होती है। वीक लो प्रेशर एरिया, साइक्लोन बनने के लिए पहले से कोई वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। वर्टिकल विंड स्पीड, स्मॉल वेरिएशन होनी चाहिए ताकि साइक्लोन इजिली डेवलप हो सके। अपर डाइवर्जेंस, ऊपर की तरफ हवा का डाइवर्जेंस होना चाहिए ताकि साइक्लोन का डेवलपमेंट हो सके। साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्ट पैसिफिक रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनते क्योंकि उनकी सी सरफेस टेम्परेचर लो होती है। अब बात करते हैं साइक्लोन की क्लासिफिकेशन। लो प्रेशर एरिया एल, विंड स्पीड 31 किलोमीटर से कम होता है। डिप्रेशन, विंड स्पीड 31 टू 48 किलोमीटर पर आवर का होता है। डीप डिप्रेशन, विंड स्पीड 50 टू 61 किलोमीटर पर आवर होता है। साइक्लोनिक स्टॉर्म, विंड स्पीड 62 टू 88 किलोमीटर पर आवर होता है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, विंड स्पीड 89 टू 118 किलोमीटर पर आवर होता है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, विंड स्पीड 119 टू 165 किलोमीटर पर आवर होता है। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, विंड स्पीड 166 टू 220 किलोमीटर पर आवर होता है। सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, विंड स्पीड 221 किलोमीटर पर आवर या उससे ज्यादा होता है। अब बात करते हैं
स्पेशल साइक्लोन्स। स्पेशल साइक्लोन कुछ यूनिक और रेयर वेदर फेनोमेनन होते हैं जो अलग तरीके से बनते हैं और अपने आप में डिस्ट्रक्टिव होते हैं। आज हम इन्हीं स्पेशल साइक्लोन के बारे में समझेंगे। फर्स्ट, ट्विन साइक्लोन। कॉजेज की बात करें तो ये इक्वेटोरियल रोजबी वेव की वेव्स वजह से बनते हैं। ये वेव इक्वेटर के आसपास एयर मासेस को डिस्टर्ब करती है जिससे दो साइक्लोन एक साथ बन जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। पॉजिटिव वर्टिसिटी होता है जो साइक्लोन के रोटेशन को स्ट्रेंथन करता है। एक साइक्लोन काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है और दूसरा साइक्लोन क्लॉकवाइज घूमता है। फेवरेबल कंडीशंस को देखें तो पॉजिटिव वोर्टिसिटी और एयर लिफ्टिंग होना जरूरी है। वार्म ओशियन 27 डिग्री से ज़्यादा और लो विंड शियर कम हवा का फर्क भी साइक्लोन के डेवलपमेंट में मददगार होते हैं। ये साइक्लोन टॉल वोर्टिसेस से शुरू होते हैं, फिर इंटेंसिफाई होते हैं और वेस्टवार्ड मूव करते हैं। अब फ्यूजीवारा इफेक्ट को देखते हैं। जब दो ट्रॉपिकल स्टॉर्म एक ही टाइम पर एक दूसरे के 1400 किलोमीटर के आसपास आ जाते हैं तो उनके बीच इंटरेक्शन होती है। इससे साइक्लोन की ट्रैक और इंटेंसिटी बदल जाती है। ये इफेक्ट साइक्लोन को मर्ज करने का कारण बन सकता है जिससे साइक्लोन और ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अब बॉम्ब साइक्लोन। ये मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म होते हैं जो रैपिड इंटेंसिफिकेशन करते हैं, मतलब इनका प्रेशर 24 घंटे में 24 एमपी से ज्यादा गिरता है। जेनेसिस। यह साइक्लोन वार्म और कोल्ड एयर मासेस के क्लैश से बनता है। ये स्टॉर्म यूएस कोस्ट पर खासकर कोल्डर मंथ में ज्यादा देखा जाता है। अब थंडर स्टॉर्म और टोर्नेडोज को देखते हैं। थंडर स्टॉर्म ये एक वेल ग्रोन कुमुलोनिम्बस क्लाउड से बनते हैं जो थंडर और लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है। ये इंटेंस कन्वेंशन यानी कि गर्म हवा का ऊपर उठना के वजह से होता है जब हॉट और ह्यूमिड कंडीशन होता है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं और छोटे एरिया में होते हैं लेकिन बहुत वायलेंट होते हैं। जब ये क्लाउड हाई अल्टीट्यूड तक पहुंचती है जहां टेम्परेचर सब जीरो होता है तो हेलस्टॉर्म बनते हैं और हेलस्टॉर्म होता है। अगर मॉइस्चर कम हो तो डस्ट स्टॉर्म भी हो सकता है। अब टोर्नाडोज। जब सीवियर थंडरस्टॉर्म जनरेट होती है तो कभी कभी एक स्पाइरलिंग विंड बनते हैं जो वेरी लो प्रेशर के साथ सेंटर पर होते हैं। ये विंड एलिफेंट रंग की तरह नीचे गिरता है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये टोर्नाडोज मिडल लेटीट्यूड में ज्यादा होता है। जब टोर्नाडोज सी के ऊपर बनते हैं तो उन्हें वाटर स्पोर्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं पोलर वर्टेक्स की। पोलर वोर्टेक्स एक लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर और कोल्ड एयर होता है जो दोनों पोल्स के आसपास होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ये हमेशा पोल्स के पास रहता है लेकिन समर में वीक हो जाता है और विंटर में स्ट्रांग हो जाता है। ये काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो होता है जो कोल्ड एयर को पोल के आसपास रखने में मदद करता है। पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम इस वोर्टेक्स को पोल के आसपास कंटेन करता है। विंटर इंपैक्ट की बात करें तो जब विंटर आता है तो ये वोर्टेक्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और एक्सपेंड कर जाता है। इससे पोलर फ्रंट जेट इक्वेटर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और एक पार्ट ऑफ वोर्टेक्स मिड लैटिट्यूड्स में इंटर कर जाता है जिसे पोलर आउटब्रेक कहा जाता है। पोलर आउटब्रेक से एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर मिड लैटिट्यूड में पहुंचता है जिसे आर्टिक एयर जो यूनाइटेड स्टेट्स में होता है।